दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। अप्रैल माह का हमने प्लेलिस्ट बना दिया था परीक्षा खबरी का, मई माह का ही बना दे रहे हैं। तो मई के जितने भी जो खबरें हैं करंट अफेयर्स वो मिल जाएंगे। अप्रैल माह का जो पीडीएफ है आज हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। जय हो स्टडी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो लोग जुड़े ना हो जुड़ सकते हैं। चलिए परीक्षा खबरी देख लेते हैं 4 मई के। अमेरिका राजी हो गया है भाई पीएटाई देने के लिए। जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो इंडिया को देने के लिए राजी हो गया है। कितने? 6। कितने दोस्तों? 6 पीएटाई एयरक्राफ्ट देने के लिए राजी हुआ है। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को पीएटाई पेट्रोल एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करने के लिए, पेट्रोल एयरक्राफ्ट मतलब ये नहीं पेट्रोल भरा है इसमें, पेट्रोलिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग मतलब देखरेख करने के लिए, गश्ती करने के लिए, की बिक्री के लिए मंजूरी दी। पीएटाई यह लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह पीएटाई पोसाइडन का एक वेरिएंट है। पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना के द्वारा किया जाता है। पीएटाई समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। पीएटाई के बारे में आ सकता है आपसे तो लिख दीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दोस्तों एक दादा साहब एकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि इस बार रजनीकांत को दिया गया, पिछली बार अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया था। वो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये दादा साहब जो एकेडमी है उसके द्वारा दिया जाता है, अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2021 के जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं ये किसको किसको प्रदान किए गए ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दीपिका पादुकोण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का दीपिका पादुकोण को, पुरुष में अक्षय कुमार को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पैरासाइट को, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये पैरासाइट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड अनुराग बसु को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी जो अजय देवगन की मूवी थी उसको, और क्रिटिक्स की तरफ से बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया? दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ये क्यों चर्चा में आया हाल ही में दोस्तों? क्योंकि आरबीआई, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने ज्वाइन किया, मतलब इसने ये एनजीएफएस का, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम का क्या बन गया है? सदस्य बन गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। ये है क्या एनजीएफएस? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट में की गई थी, जो कि पेरिस में फ्रांस में आयोजित हुआ था। यह सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने के लिए इच्छुक केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है। यह संवहनी अथवा स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग देने के लिए मुख्य धारा विषयक वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास भी करता है। तो एनजीएफएस सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जो वित्तीय प्रबंधन है, जो वित्त है, जो वित्तीय क्षेत्र है, उनको पर्यावरणीय अनुकूल करना किस तरह किया जाए कि सस्टेनेबल गोल को हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम की स्थापना की गई थी 2017 में। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी अब शामिल हो गया है, ध्यान रखें। अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा। विशेष 301 रिपोर्ट, बहुत फेमस रिपोर्ट है अमेरिका की। अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इसमें रखा है। तो अक्सर आपने आपको तो ये पता होगा कि भारत अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, बहुत क्वाड में भी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत अमेरिका की, और अमेरिका के लिए भारत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा महत्व है अमेरिका के लिए भारत का। विशेषकर चाइना के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका इस तरीके का काम क्यों कर रहा है कि भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रख दिया? एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय छवि भी भारत की इससे खराब हो सकती है।
तो ऐसा क्यों? लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बता दूं कि व्यापार युद्ध भारत और अमेरिका का सदियों से, मतलब मेरा कहने का है कि स्वतंत्रता के बाद से कई बार, कई नीम हल्दी के पेटेंट को लेकर भी आपको पता है लंबी लड़ाई भारत ने लड़ी है। इसके बाद भी कुछ समय पहले जब चाइना और अमेरिका के मध्य ट्रेड वार हो रहा था, उसमें भारत और अमेरिका के मध्य भी ट्रेड वार की कंडीशन आ गई थी, और अमेरिका कुछ मुद्दों को लेकर WTO के पास भी गया था भारत की शिकायत करने। तो अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रख दिया है। विशेष 301 रिपोर्ट के तहत अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा। जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, भारत उस नियमों का, बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को संरक्षित करने में, उनको लागू करने में भूमिका सही नहीं निभा रहा है, इसलिए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है, अमेरिका का ऐसा कहना है। तो विशेष 301 रिपोर्ट, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि ने हाल ही में विशेष रिपोर्ट 301 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को 8 अन्य देशों के साथ प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अन्य 23 देशों को भी वॉच लिस्ट में रखा गया है। यह रिपोर्ट, जो 301 रिपोर्ट है, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह रिपोर्ट मूल कहा जाता है इसमें सरकार की भूमिका कमतर रहती है, लेकिन भूमिका तो रहती ही है। यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। यह रिपोर्ट मूल रूप से उन देशों को सूचीबद्ध करती है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा की प्रगति में असंगत रहा है। हालांकि बौद्धिक संपदा के प्रवर्तन में धीरे धीरे सुधार तो हुआ है, भारत इनोवेटर्स के लिए लाभ प्रदान करने में थोड़ा सा पीछे है। भारतीय पेटेंट कानून में पेटेंट वैधता का अभाव है और पेटेंट मानदंड भी काफी संकीर्ण है, जिसके कारण कि पेटेंट नियमों का उल्लंघन हो जाता है और वो पकड़ नहीं हो पाती उसकी, और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। यह विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों पर भी बोझ डालता है। पेटेंट आवेदकों को स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब तक पेटेंट प्राप्त होता है, पेटेंट को स्वीकृति मिलती है, तब तक कोई न कोई उस पेटेंट का उल्लंघन कर चुका होता है। चलिए डेली करंट क्विज का देख लें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की, भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है अगले 2 वर्षों में। देखिए, ये एक ऐसे मंत्री हैं भारत सरकार के जिनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। ऐतिहासिक इन्होंने काम किया है। आने वाले समय में जब हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में, तो नितिन गडकरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इतना विकास सड़कों का शायद ही कभी हुआ, और इस गवर्नमेंट में शायद एक बात जो अच्छी कही जा सकती है, उनमें से एक ये सबसे अच्छी बात होगी। ठीक है, तो 15 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का लक्ष्य 2021-22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी लिखेंगे तो इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में। भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे रही है। इससे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। जो पाइपलाइन 100 लाख करोड़ का भारत सरकार ने घोषित किया था पिछले वर्ष, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत में, तो उसको बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया? रसिया ने। जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों का ध्यान रखिएगा। तो रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया। जरूरी भी है, क्या पता इंसानों को लग जाए वैक्सीन हो तो सुरक्षित हो गए, लेकिन जानवरों से फैल जाए तो उसका डर भी समाप्त होना चाहिए। इस वैक्सीन का नाम कार्निवैक को है। क्या है? कार्निवैक को है। हमने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था। क्या है? कार्निवैक को है, ध्यान रखिएगा। पूछ भी सकता है कहाँ का है, रसिया का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन म्यूटेशन को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि जो वायरस सबसे अभी घातक रूप में हुआ है, म्यूटेशन के कारण ही हुआ है। ठीक है,
ये उत्परिवर्तन के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेता है वायरस, जो ये लक्षण होता है, यही कभी कभी उसको घातक बना देता है, कभी कभी कमजोर भी कर देता है। कोरोना के साथ ये है कि रूप बदलने के बाद वो और ज़्यादा घातक होता जा रहा है, जो कि एक अपने आप में पहेली भी है। चलिए दोस्तों, अगर हाँ एक बात है कि अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस, अभी इतना आप लोग पढ़ रहे हो, कोरोना वायरस ये डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कमेंट बॉक्स में ही ऊपर मैं पिन कर दूंगा आंसर को। तो डीएनए वायरस है या फिर आरएनए वायरस है, ध्यान दीजिएगा। फिर कल हम वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, इसका कार्य किस तरह से वास्तव में करता है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, बड़े बड़े टीचर जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी बहुत ही भ्रामक गलत जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। बायोलॉजी का एबीसीडी नहीं पता है ऐसे लोगों को, फिर भी पता नहीं क्यों भ्रम फैला रहे हैं, और जिसके कारण भी काफ़ी खतरे लोगों को मोल लेने पड़ रहे हैं। फिलहाल कल हम थोड़ा सा डिस्कस आपसे ज़रूर करेंगे, जो जरूरी बातें हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। बहुत बहुत धन्यवाद।